स्टार्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर्ट्स पाठशाला में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो खास करके 12th के बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं 2024 में। आपको पता होगा कि आपके लिए एमसीक्यू कितना ज़्यादा महत्व रखता है, तो उसी एमसीक्यू के सिलसिले को शुरू कर रहे हैं 12th के बच्चों के लिए। और 11th का जो चल रहा था पॉलिटिकल साइंस, उसको बहुत जल्दी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग जो 12th का लेकर के आए हैं वो एमसीक्यू लेकर के आए हैं। और एमसीक्यू आपको पता होगा कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 50 मार्क्स आपको 50% जो यूँ समझ लीजिए कि सवाल एमसीक्यू से रहता है। तो प्रयास करेंगे कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको हम करवाएं, हिंदी मीडियम का भी फिर इंग्लिश मीडियम का भी, दोनों मीडियम का मैं करवाऊंगा। सप्ताह में 2 से 3 वीडियो में भेजूंगा। आप एक बार अगर आप चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं तो एमसीक्यू के बहाने आप चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। पर चैप्टर हम प्रयास करेंगे कि 25 से 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको हम बना करके दें, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि कृपया पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। भले ही आपको लगता होगा कि बोर्ड है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं, शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम लोग पता नहीं क्यों मतलब इतने बेसुध हो गए हैं कि शिक्षा को महत्व तो नहीं दे रहे हैं। बहुत जल्दी महत्व तो देना पड़ेगा आपको, आज दीजिए कल दीजिए, क्योंकि यही एक ऐसी जड़ है जो आपके पौधे को मजबूत कर सकता है, आपके पौधे को फल देने पे मजबूर कर सकता है। अदरवाइज आप शिक्षा नहीं लीजिएगा तो फिर वही बात हो जाएगी कि ना पेड़ मजबूत होगा, ना फल अच्छे होंगे, ना फल अच्छे होंगे तो ना कल अच्छे होंगे। इससे बेहतर है कि हम लोग शिक्षा की तरफ आगे बढ़ें। चलिए उसी टॉपिक को हम लोग आज शुरू करते हैं। आज आपका जो टॉपिक है वो शीत युद्ध के दौर से है, और जो समकालीन विश्व की राजनीति है 25 से 30 एमसीक्यू के अप्रॉक्स में है। आप उसको एक एक करके समझिए। छोटा छोटा एमसीक्यू है जो आपके वन लाइनर तुरंत आप बना दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है। 60 से 62 का दौर बहुत खतरनाक होता है क्यूबा के लिए। तो उस समय पूछ रहा है आपसे कि कौन से राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी क्या थे उस समय के राष्ट्रपति के, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? दूसरा विश्व युद्ध, जैसे कि ऑप्शन आपका पहला दिख रहा होगा 1914 से 1919, ये आपका पहला विश्व युद्ध था। दूसरा विश्व युद्ध आपको 1939 से 1945 के बीच में चला है। 1939 से 1945 के बीच में चला है। तो चलिए इसका आंसर आप क्या कर लीजिएगा? इसका आंसर आप कर लीजिएगा बी। इसका आंसर क्या कर लीजिएगा? बी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? मतलब कब से शुरू हुआ है शीत युद्ध? तो शीत युद्ध माना जाता है कि शुरुआत कब हुआ? जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तभी से शुरुआत हो जाती है शीत युद्ध का। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चूंकि 45 में खत्म हुआ है, तो 45 के खत्म होने के बाद 1947 से शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है। तो इसके आपके आंसर क्या हो जाएंगे? आपके आंसर हो जाएंगे 1947। यानी 1947 से लेके 1991 तक का जो साल है वो क्या है? शीत युद्ध का। समझ में आ रही होगी बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन से दो गुट के बीच युद्ध शीत युद्ध चला? अब सवाल है कि शीत युद्ध कब चला, ये तो ठीक है, लेकिन शीत युद्ध किन दो देशों के बीच में चला? बच्चों बताइए, किन दो गुट के बीच में शीत युद्ध चला? तो चलिए, दो जो गुट था उसमें एक था अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत संघ, यूएसएसआर। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध चला। तो इसका आंसर हो जाएगा बुआ, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन है? चलिए गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शीत युद्ध का प्रमाण कारण रहा है? पूछ रहा है कि विश्व युद्ध का शीत युद्ध का कारण, प्रमाण कारण क्या रहा है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, बिल्कुल दोनों के बीच सैद्धांतिक मतभेद था। एक सोशलिज्म को लेकर के चल रहा था तो दूसरा कैपिटलिज्म को लेकर के चल रहा था। दो ऑब्वियसली दोनों में कहीं ना कहीं विचारधारा में परिवर्तन था। विजित प्रदेशों पे आधिपत्य संपत्ति विवाद, बिल्कुल जो शीत युद्ध से पहले जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें क्षेत्र के बंटवारे को लेकर के भी कहीं ना कहीं मतभेद था। शीत युद्धकालीन निर्णय का अतिक्रमण, ये भी फैक्ट था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन कर लीजिएगा डी। ऑप्शन क्या कर लीजिएगा?
ऑप्शन कर लीजिएगा डी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए डन। अगला क्वेश्चन आपका है कि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई। पूछ रहा है कि साम्यवादी शासन कब आया। तो जब बोल्शेविक क्रांति होती है 1917 में, तभी से जो है सोवियत संघ में क्या हो जाता है, साम्यवादी शासन का एंट्री हो जाता है। और बोल्शेविक क्रांति जो हुआ है वो हुआ है 1917 में। कब हुआ है? 1917 में। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1917। 1917 यानी कि ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया। आपको पता होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने जापान के दो जगहों पर, एक नागासाकी और एक हिरोशिमा पे बम गिराया था। और वो नागासाकी हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उसमें दो बम थे, एक लिटिल मैन और फैट बॉय करके था, है ना। उसमें आप देखिएगा तो आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं और वो था ये 1945 हो जाता है। आइए, लिटिल बॉय और फैटमैन था। उसके बाद मार्शल योजना की शुरुआत कब हुई? मार्शल योजना की शुरुआत एक्चुअली में होती है 1948 में। याद रखिएगा 1948 में मार्शल योजना होती है। क्या होती है, थोड़ा सा एक मिनट समझ लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो गया था, ब्रिटेन, यूरोप, यूं समझ लीजिए कि यूरोप पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। तो उसकी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, आर्थिक गतिविधि को बेहतर करने के लिए यूएस ने यूरोप को क्या किया था, मदद किया था। और वही मदद जो है वो मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। मार्शल जो थे वह यूएस के उस समय के, यूं समझ लीजिए कि फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उनके द्वारा ये लाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकाबंदी कब की गई। पूछ रहे सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन की नाकाबंदी कब की गई। तो इसका आंसर हो जाता है, बर्लिन की जो नाकाबंदी की गई है वो किया गया कब? 1952 में किया गया। कब किया गया? 1952 में किया गया। अगला देखिए नेक्स्ट में कि नाटो की स्थापना कब हुई है। पूछ रहा है नाटो की स्थापना कब हुई। नाटो की स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को। इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि जो नाटो एक है वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो क्या है? एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इन चारों ये जो नॉर्थ एटलांटिक कंट्री हैं, इन्होंने ही अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है नाटो। समझ में आ रहा होगा, आई होप सब समझ रहे होंगे अच्छे से क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों नाटो बना था? आपसे पूछ रहा है नाटो क्यों बना था। पहला, शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना। ये तो पर्पस ही नहीं था, इसका तो और पर्पस था कि शीत युद्ध में अपनी क्षमता को और ज्यादा साबित करना। अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, हाँ थोड़ा सा ये जा सकते इसके साथ। लेकिन पश्चिमी यूरोप में जो सोवियत संघ का बढ़ता हुआ प्रसार था ना, उसको रोकना, उसको कम करना इसका पर्पस था। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सी, यूरोप, पश्चिम यूरोप में बढ़ते हुए विस्तार को, या यूं समझ लीजिए बढ़ते हुए प्रभाव को कम करना जो है वो नाटो का पर्पस था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि नाटो की स्थापना के समय कितने देश ने हस्ताक्षर किए थे। पूछ रहा है जिस समय नाटो हुआ था तो उस समय कितने देश हस्ताक्षर किए थे। तो मैक्सिमम आपको पता होगा यूरोपीय देश थे। और ये सारे देशों की जो कुल संख्या हो जाती है वो कुल संख्या कितनी हो जाती है? वो कुल संख्या हो जाती है 20। तो नाटो के स्थापना के समय में कुल 20 देश थे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य चीन कब बना। आपसे क्या सवाल पूछ रहा है कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो 1971 में बना था। 1971 में जो है वह चीन जो है वो जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा बनता है। आपको पता होगा कि यह भी परमानेंट मेंबर है। इसके अलावा सवाल देखिए क्या कहता है, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन कब हुआ। प्रथम यूरोपीय शिखर सम्मेलन कब हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। 1973 में, 1980 में, 1985 में, 1991 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 में। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1985 में। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। जिस समय क्यूबा मिसाइल संकट हुआ उस समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे निकिता खुरुशेव। याद रखिएगा निकिता खुरुशेव। अच्छा ये आदमी थे ना कि फीमेल थे, मेल थे ये, है ना। इसके अलावा आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, मार्शल योजना क्या थी। अभी जस्ट हम आपको बताए थे मार्शल योजना क्या थी। कि यूरोप की जो टूटी हुई अर्थव्यवस्था थी उसको सुधारने का प्रयास था। यूरोप के देशों का पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका की सहायता, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? क्या पूछ रहे हैं? नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है आपके पास उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अमेरिकी आतंक निरोधक संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या अभी जस्ट आपको बताया था एनएटीओ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आज का? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बुआ? बी हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को, है ना? बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहता है, बोर्ड में जो है बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ नहीं पाते अच्छे से तो बना नहीं पाते हैं। आपके पास अगर 80 क्वेश्चन दिया जाए, 70 क्वेश्चन दिया जाए बोर्ड में, तो आप कैपेबल हो सके 80 में 80 बनाने। बस आप इसको क्लास को थोड़ा सा रेगुलर करिए, आप समझ जाइएगा। इसके अलावा देखिए, किस देश के प्रभुत्व की एक ध्रुवीयता कायम है? ऑब्वियसली जब दो देश आपस में शीत युद्ध लड़ा, एक देश टूट गया 1991 में, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ऑब्वियसली दुनिया का एक ताकतवर देश बच गया, वो कौन बच गया? अमेरिका। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आंसर? एकदम आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना निम्नलिखित संबंधित में से कौन सा विकल्प सही है? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई, अब ये क्या चाहता था? अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा, सहयोग। बिल्कुल इसका पर्पस वही था कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी देश एक दूसरे से लड़ाई ना करे, शांति बर्ताव बना करके रखे, सुरक्षा करे, एक दूसरे का सहयोग करे, आने वाले पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से रोकना, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड 2 विश्व युद्ध देख चुका था, तो फिर तीसरा विश्व युद्ध दुनिया ना देखे, इसको रोकने के लिए बनाया गया था। राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा, ऑब्वियसली राष्ट्र की संप्रभुता का मतलब हर राष्ट्र की अपनी अपनी जो एक संप्रभुता है, ताकि दूसरा देश आकर के कोई कंट्रोल ना कर ले, उसको रोकना भी ये पर्पस था। तो एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलेंस्की की भावना का संबंध किससे? बस याद रखिएगा, हेलेंस्की की भावना का संबंध यूरोप देश के आर्थिक विकास से। यूरोप का कैसे आर्थिक विकास हो, इसी को लेकर के एक भावना दिया गया, एक विश्वास माना गया, और वो हेलेंस्की कहलाता है। और इसका पर्पस क्या था? यूरोपीय देश के आर्थिक विकास को ठीक करना। इसके अलावा गुट निरपेक्षता नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों का नवजागरण का परिणाम हुआ? अब खुद सोचिए, गुट निरपेक्ष कौन बनाया? तीसरी दुनिया कौन बनाया? तो 2 दुनिया तो पहले से बना हुआ था, दुनिया फर्स्ट, दुनिया सेकंड। दुनिया फर्स्ट में यूएस था, दुनिया सेकंड में यूएसएसआर था। तो बचा कौन? तो जितने भी नए देश थे जो भी आजाद हो रहे थे, और आपको पता होगा कि नए देश आजाद कहाँ हो रहे थे? या तो एशिया में हो रहे थे, नहीं तो अफ्रीका में हो रहे थे। तो ये जो नई दुनिया बन रही थी गुट निरपेक्षता का, ये किस महादेश से बन रहा था? तो ऑब्वियसली एशियाई महादेश से बन रहा था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? एशियाई महादेश। क्या हो जाएगा? एशियाई महादेश। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। निम्नलिखित में से किसके प्रयास से गुट निरपेक्षता नीति अस्तित्व में आई? ऑब्वियसली ये तीनों के तीनों प्रयास में थे। जवाहरलाल नेहरू का भी प्रयास था, जमाल अब्दुल नासिर का भी था प्रयास, मार्शल जोसेफ टीटो का भी था प्रयास। तो किसी एक का प्रयास बोल देना सही नहीं है, लेकिन अगुवाई का बात होगा तो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू जी का था, है ना? जवाहरलाल नेहरू जी का था। हालांकि तीनों का प्रयास था, लेकिन अगुवाई का बात आएगा तो आप जवाहरलाल नेहरू लगाइएगा, टिक। इसके अलावा क्वेश्चन नेक्स्ट आइए। नेहरू, नासिर और टीटो द्वारा बताए गए गुट निरपेक्ष आधारों में कौन सा है? राष्ट्र एक स्वतंत्र नीति पे चलेगा, चलिए ठीक है। सदस्य राष्ट्र द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध किया जाएगा, हाँ। डीकोलोनाइजेशन का हम लोग बात करेंगे कि अधिक से अधिक देश क्या हो? आजाद हो, और वो एक नई दुनिया बनाए, एक नई देश बनाए। उन दोनों गुट के साथ ना जाकर के अपना एक नया गुट बनाए। फिर उसके बाद सदस्य राष्ट्रों द्वारा किसी सैनिक गुट से अलग होना, ये तो पर्पस था ही। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इसको टिक लगा लीजिएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लगा लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन से? कौन सा ऐसा कारण था जो गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित कर रहा था कि हाँ गुट निरपेक्षता बननी चाहिए? ऑप्शन आपके पास शीत युद्ध, ऑब्वियसली गुट निरपेक्षता की बात किया जा सकता है। सैनिक युद्ध से अलग होना, ये भी पर्पस था इसका। राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा, बिल्कुल सबकी इच्छा थी कि हम स्वतंत्र हैं, हम गुलाम हुए हैं, फिर से किसी एक सदस्य का बन जाएंगे हिस्सा, तो फिर तो हम गुलामी हो गए एक तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसका भी आपको हो जाएगा डी। चलिए इसके अलावा क्वेश्चन क्या है? इसके अलावा क्वेश्चन है कि अमेरिका 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया? ऑब्वियसली साम्यवादी देश की संख्या थी ही कितनी, और उसमें से भी पूछ रहे कौन सा देश? तो याद करिए 1971 में जो चीन है वो साम्यवादी देश था, और वो क्या बना? हिस्सा बना था किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा? साम्यवादी चीन। क्या हो जाएगा? साम्यवादी चीन। चलिए आज के हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये शायद अंतिम क्वेश्चन है हमारा,
अंतिम क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या है? शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक, ऑप्शन बर्लिन की दीवार खड़ा करना। नो डाउट शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। 1989 में पूर्वी जर्मनी के जनता द्वारा बर्लिन का दीवार गिराया गया। ये शीत युद्ध का प्रतीक थोड़ी, ये कह सकते हो एक तरीके से कि शीत युद्ध खत्म हो गया। यहाँ पे बर्लिन की दीवार गिरी, शीत युद्ध खत्म हो गया। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी, ये तो कहाँ की बात हो गई, ये जर्मनी की बात हो गई, नाजी का बात हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात हो गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्लिन का दीवार का खड़ा होना शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो आई होप बच्चे आप समझ गए होंगे, और अब हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ ऐसे ही एमसीक्यू के साथ मिलेंगे। प्रयास करेंगे कि सैटरडे संडे को आपको हम छोटा छोटा आपको टारगेट दें, ताकि आप समय रहते आप अच्छे से रिवाइज कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप पढ़िए, है ना। आपके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, और आप पढ़ाई के जो वैल्यू है उसको बनाइए, आप उसकी क्वालिटी को मेंटेन करिए। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।